डे। तो आदाब सत श्रीकाल छिरोवा कैसन वानी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हम लोग तैयार करके रखे हैं। तो चलिए देर किस बात की, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जुड़ जाइए और आनंद लीजिए टॉप 50 क्वेश्चन का। जैसे कि हम लोग स्टार्ट जैसे कि है जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी होता क्या है, हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान, जीव जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है? जीव विज्ञान जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है जीव, एक होता है अध्ययन। विज्ञान यानी कि अध्ययन। एक होता है जीव, एक होता है अध्ययन, विज्ञान। जीव विज्ञान, बायो। जीव यानी कि बायोस और अध्ययन यानी लोगस। जीव विज्ञान यानी कि बायोस एंड लोगस। जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा होती है। जीव विज्ञान जो है विज्ञान की शाखा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे, यानी कि जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें हम जीवों का अध्ययन करेंगे। इसकी मुख्य शाखा यानी कि मेन सोर्सेस, मुख्य शाखा। इसकी जो मुख्य शाखा होती है, इसमें होती है दो। एक होती है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, एक होती है जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी। एक होती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। एक होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी। जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पादपों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, पादपों का अध्ययन करते हैं। पादपों का अध्ययन करेंगे वनस्पति विज्ञान में हम लोग। वनस्पति विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, पादपों का अध्ययन करेंगे। पादपों का वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, पादपों का। और जीव विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करेंगे। इसमें जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जंतुओं का अध्ययन करेंगे। अब हो गया वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, यानी कि इसके रचनाकार जो होते हैं थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हम लोग फाइनली 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चन तक चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर न करके। जैसे कि है, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, शरीर में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। ये हम लोग फाइनली जीव विज्ञान का चार्ट देख चुके हैं।
हम लोग फाइनली ये हम लोग जीव विज्ञान का पूरा चार्ट देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा जरूर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, उपापचय क्या होता है? उपापचय शरीर में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। शरीर में होने वाले शरीर में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, जो कि ये 11th के पेपर में वेरी 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 आईएमपी होता है, वेरी मोस्ट होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है? इसमें जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 पानी के अणु, जब इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 पानी के अणु प्लस 6 ऑक्सीजन के अणु, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये बाहर निकलती है। ऊपर के तीर यानी कि बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब इसके बाद हम लोग देखें कोशिकीय संगठन क्या होता है। कोशिकीय संगठन क्या होता है? कोशिकीय संगठन कोशिकीय संगठन, जैसे इधर फटाफट क्वेश्चन होते जा रहा है उसी प्रकार आप लोग प्यार वाली बटन को दबाना जरूर ना भूलें और दबाते जाइए और कमेंट में अपना आंसर लिखते जाइए। जैसे कोशिकीय संगठन यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? कोशिका जीवों की जो होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका जो होती है जीवों की जो होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवों की जो होती है कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका हम लोग बाई चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक कोशिका है, सेल है, कोशिका है, कोशिका से ऊतक का निर्माण हुआ, टिश्यू। कोशिका से किसका निर्माण हुआ? ऊतक का। अब ऊतक जो होते हैं, ऊतक अंग का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऊतक जो होते हैं अंग का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। ऊतक किसका निर्माण करेंगे? तो अंग का निर्माण करें। इसके बाद अंग जो होते हैं, अंग से अंगतंत्र बनता है, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र, अंगतंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम, अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम का अंगतंत्र के बाद जो होता है एक पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। अंगतंत्र से एक के बाद एक शरीर का निर्माण होता है।
एक बॉडी का निर्माण होता है। अब हम लोग चेतना, चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करना एवं प्रतिक्रिया करना चेतना कहलाता है। वातावरण में होने वाले वातावरण में होने वाले वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करना एवं प्रतिक्रिया करना जो होता है चेतना कहलाता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करना एवं वातावरण में होने वाले परिवर्तन को महसूस करना एवं प्रतिक्रिया करना चेतना कहलाता है। कॉन्शियसनेस कहलाता है। चेतना कहलाता है। इसके बाद है मानव में, मानव जो होता है एक ह्यूमन, वो स्वचेतन होता है। स्वचेतन यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। मानव एक ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव जो होता है, मानव जो तो स्वचेतन होता है। मानव जो होता है स्वचेतन होता है। जीव, इसके बाद है जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता यानी कि जैव विविधता जैव विविधता क्या होती है, यानी कि जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों के जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों के पाए जाने को हम जैव विविधता कहते हैं। जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीव जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों के पाए जाने को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हम लोग, हमारे वैज्ञानिक ने अब तक इसकी पता लगा लिया है। जीवों को जीव जगत में अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया है। 1.7 से 1.8 मिलियन तक इनका पता लग गया है और अलग अलग वर्ग में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो इसके बाद अब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि वर्गीकी के जनक, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्गीकी के जनक, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। वर्गीकी के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। वर्गीकी के जनक कौन है? को तो कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पर भारतीय वर्गीकी के जनक कौन है? भारतीय वर्गीकी के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, भारतीय वर्गीकी के जनक। तो भारतीय वर्गीकी के जनक कौन होंगे? तो एच शांतापव। एच शांतापव भारतीय वर्गीकी के जनक, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, भारतीय वर्गीकी के जनक।
एच एच शांता पाओ। अब हम लोग देखेंगे पादपों का वर्गीकरण। पादपों का वैज्ञानिक नाम सर्वप्रथम लिनियस ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में प्रस्तुत की थी? पादपों का वैज्ञानिक नाम जो थे सर्वप्रथम लिनियस ने पादपों का वैज्ञानिक नाम पादपों का वैज्ञानिक नाम लिनियस ने सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रस्तुति की थी? पादपों का वैज्ञानिक नाम लिनियस ने किस पुस्तक में इसकी प्रस्तुति की थी? तो स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज पादपों का वैज्ञानिक नाम जो थे सर्वप्रथम लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम, अपनी पुस्तक स्पीसीज स्पीसीज प्लांटेरम में प्रस्तुत की थी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द्विनाम पद्धति के जनक। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के जनक। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस। यदि हम पूछे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, यदि हम पूछें कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो आप लोगों को, हमको तो ये उम्मीद है कि आप लोगों से बन ही जाएगा। तो आप लोग बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आम का वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो उसका आम का तो गुरुजी इसका नाम तो बड़ा ही सरल है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। देखिए आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो गुरुजी मैंगीफेरा इंडिका होता है। तो इसी बात पे आप लोग एक क्वेश्चन और बता दीजिए, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो इसी बात पे आप लोग बता दीजिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। एक मिनट। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। अब घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए आप लोग। घरेलू मक्खी का, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गुरुजी हमको तो पता है, तो बताइए क्या होता है? तो हम बताएंगे गुरुजी को कि होता है घरेलू मक्खियाँ जो होती है ना, उसका वैज्ञानिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका होता है। इसके बाद हम लोग इसी बात पे हम लोग देखते हैं गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इसी बात पर हम लोग देख लेते हैं गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो होता है तो ट्राइटिकम एविस्टिकम होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम
गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो होता है ट्राइटिकम। एविस्टिकम, ट्राइटिकम एविस्टिकम। इसकी स्पेलिंग गलत होगी तो आप लोग सुधार लीजिएगा, जहाँ तक कि हम सही करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अब हम लोग वैज्ञानिक नाम तो देख लिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्या होता है? जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना जो होता है वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को, 14वां क्वेश्चन है, जीव वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण तो जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना। अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, वर्गीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसके बाद है, हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे कि हाँ, हम लोग समानता और इसकी असमानता कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। कैसी है? गोल है। पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। अरे पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। ये हो गई हमारी पृथ्वी। क्या होगी? अर्थ। यहाँ पर कई तरह के जीव रहते हैं, कई तरह के जंतु रहते हैं, मानव रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, अन्य सभी प्रकार की जंतु, जीव, वनस्पति आदि सब कुछ रहते हैं। इसमें हम लोग समानता और असमानता को समझते कैसे हैं? चलिए हम लोग, जैसे कि चूहिया हो गया, शेर हो गया, हिरण हो गया, जैसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर चूहिया हो गया, ले लेते हैं, शेर को ले लेते हैं और हिरण को। चूहिया, शेर, हिरण, इसमें एक समानता है। ये समानता, ये यकीन है कि ये जंतु ही है, यानी कि ये जंतु ही है। इसको हम, इसमें समानता है। समानता, समानता किसकी है? जंतुओं की समानता है। किसकी समानता है बच्चों? जंतुओं की समानता है। उसी प्रकार आज हम देखें, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, घास हो गई। जैसे आम लेते हैं, जामुन लेते हैं, घास लेते हैं, और अननेसेसरी की चीज कुछ भी ले सकते हैं। फल, जामुन, जामुन होते हैं, जामुन को जैसे ले ले, घास को ले लेते हैं, आम ले लेते हैं, जामुन हो गई, घास हो गई, आम। क्या क्या? जैसे जामुन हो गई, आम हो गया, घास हो गए, इसमें एक समानता है। क्या है? इसमें समानता है, एक समानता है, समानता है। तो इसको हम, ये जो होते हैं, इसको हम किस वर्ग में रखेंगे? पादप जगत में। पादप में। गुरु जी, ये पादप से ही तो प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं बच्चा लोग? पादप से ही तो प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 5 जगत वर्गीकरण के जनक। 5 जगत वर्गीकरण के जनक। 5 जगत वर्गीकरण के
जनक। ये तो बड़ा सिंपल है गुरुजी, ये तो बड़ा सिंपल है। तो बच्चा लोग, आप लोग बता ही दीजिए कि पांच जगत वर्गीकरण के जनक कौन है। तो गुरुजी, इसके वर्गीकरण के जनक तो हमारे प्यारे कौन है? आर्यच हुटेकर। कौन है? आर्यच हुटेकर। आर्यच आर्यच कौन है? तो आर्यच हुटेकर। आर्यच हुटेकर। पांच जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? आर्यच हुटेकर। जैसे कि पांच जगत वर्गीकरण में कौन कौन से? एक हो गए पांच जगत वर्गीकरण में कौन कौन से? पांच जगत में कौन से? एक हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा यानी किंगडम प्रोस्टिटा, कवक यानी कि किंगडम फंजाई, पादप यानी किंगडम प्लांटी, यानी जंतु यानी कि किंगडम एनिमेलिया, एनिमेल। ये पांच जगत वर्गीकरण हो गए। मोनेरा, अब इसमें हम एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछते हैं। जैसे मोनेरा जगत की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मोनेरा जगत होते जो है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है तो किसकी बनी होती है? इसमें जो इसकी कोशिका भित्ति जो थी पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड, इसकी पॉली अमीनो अम्ल की, पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल की बनी होती है। इसमें सेलुलोज जो होता है रहित हो, सेलुलोज अनुपस्थित होता है, इसमें सेलुलोज अनुपस्थित होते हैं। सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज रहित होती है। इसके बाद है एक क्वेश्चन है, परपोषी क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, परपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो होते हैं परपोषी। ये कितना सिंपल है गुरु जी, यानी कि ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरों पर निर्भर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे कि एल्गी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? एल्गी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल्गी शब्द का
एलगी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? इसका उत्तर आप लोग हमको अगेन है आप लोग बता देंगे। जैसे कि एलगी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो गुरुजी लिनियस ने ही तो किया था। कौन किया था? लिनियस ने ही तो किया था। लिनियस, इसके क्या होगा? लिनियस। किसने किया था? लिनियस ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ से, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक होते हैं MOTINR। IN भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक मोप अयंगर है। अयंगर की थोड़ा स्पेलिंग डिस्टर्ब है, हमको ऐसा लग रहा है, यानी कि क्या होगा इसकी स्पेलिंग? तो आई भाई, हाँ आप सही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ देखते हैं। जैसे कि क्या, शैवाल एवं कवक जो होते हैं किसका निर्माण करते हैं? शैवाल और कवक, शैवाल एवं कवक जो होते हैं किसका निर्माण करते हैं? तो शैवाल एवं कवक किसका निर्माण करते हैं? तो लाइकेन का निर्माण करते हैं। किसका? लाइकेन। किसका निर्माण करते हैं? तो लाइकेन का निर्माण करते हैं। शैवाल एवं कवक जो होते हैं लाइकेन का निर्माण करते हैं। अब शैवालों में हम लोग जनन देखते हैं थोड़ी सी। शैवालों में जनन, क्वेश्चन नंबर 20। शैवालों में जनक, शैवालों में जनन देखते हैं। शैवालों में जनन कौन? एक कायिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। शैवालों में जनन कौन है? एक कायिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसमें से कायिक जनन जो होता है किस के द्वारा होगा? तो विखंडन द्वारा, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। कायिक जनन जो होता है विखंडन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अलैंगिक जनन जो होता है सिर्फ बीजाणुओं द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है बीजाणुओं द्वारा। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु में कौन सा बीजाणु? एक मुख्यतः चल बीजाणु होता है, जूस्पोरस चल बीजाणु होता है। कौन सा बीजाणु होता है? चल बीजाणु होता है। आप 20 हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर जगह है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, हरे शैवाल में कौन से वर्णक के कारण, हरे शैवाल में कौन से वर्णक के कारण इसका रंग जो होता है हरी घास की तरह होता है? हरे शैवाल में कौन से वर्णक के कारण, हरे शैवाल में हरे
हरे शैवाल में कौन से वर्ण के कारण इसका रंग जो होता है घास हरा की तरह होता है, घास हरा की तरह होता है। इसमें से कौन सा वर्णक होगा हरे शैवाल में, कौन से वर्णक के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है? तो इसका उत्तर ये होगा क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी। इसका आंसर ये होगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल एंड और क्लोरोफिल बी। उसी प्रकार जैसे कि भूरे शैवाल में कौन से वर्णक पाए जाते हैं, भूरे शैवाल में कौन से वर्णक पाए जाते हैं, भूरे शैवाल में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? भूरे शैवाल में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो भूरे शैवाल में जो होता है, भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और कार्टिनाइड एंड ज़ैंथोफिल। भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कार्टिनाइड, कार्टिनाइड कार्टिनाइड ज़ैंथोफिल, कार्टिनाइड और ज़ैंथोफिल। भूरे शैवाल में जो होता है कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, कार्टिनाइड पाया जाता है, ज़ैंथोफिल पाया जाता है। किस रूप में संचित होता है? क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भूरे शैवाल में जो तो भोजन होता है किस रूप में संचित होता है? तो भूरे शैवाल में जो भोजन होता है, भूरे भूरे शैवाल में भोजन जो होता है लेमिनेरिया एवं मेनिटाल के रूप में संचित होता है। भूरे शैवाल में भोजन जो होता है लेमिनेरिया एवं मेनिटाल के रूप में संचित होता है। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया एवं मेनिटाल, लेमिनेरिया एवं लेमिनेरिया एवं मेनिटाल के रूप में संचित होता है। भूरे शैवाल में भोजन जो होता है किस रूप में संचित होता है? तो लेमिनेरिया एवं मेनिटाल के रूप में संचित होता है। लेमिनेरिया एवं मेनिटाल के रूप में संचित होते हैं। जैसे उदाहरण, इसको भूरे शैवाल का हम उदाहरण याद करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक है, तो जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल याद करने की, लहरी दीदी ऑटो से फुस, लहरी दीदी ऑटो से फुस, यानी कि लहरी दीदी ऑटो से फुस। हाँ, इसका हम लोग मतलब भूरे शैवाल का हम लोग एग्जाम्पल याद करने की एक बेस्ट ट्रिक है। क्या है? लहरी दीदी ऑटो से फुस। अब बोलेंगे आप लोग कि गुरुजी ये कैसे हुआ? ये अब हम लोग लहरी दीदी ऑटो से फुस का मतलब क्या होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे कि लय से हो गया लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, क्या हुआ? लय से लेमिनेरिया हो गया, लेमिनेरिया हो गया। लेमिनेरिया में जो होता है लेमिनेरिया से ब्रोमीन एवं आयोडीन बनता है, ब्रोमीन एवं लेमिनेरिया में क्या क्या होता है? ब्रोमीन एवं आयोडीन होता है। दीदी से हो गया डिक्टियोटा, दीदी से क्या हुआ? डिक्टियोटा, दीदी से क्या हुआ? डिक्टियोटा हुआ। अब ऑटो, ऑटो से एक्टोकार्पस, ऑटो का मतलब एक्टोकार्पस, ऑटो का मतलब हुआ एक्टोकार्पस से। अब बोलेंगे से क्या क्या मतलब? से का मतलब हुआ सारगैसम, से का मतलब सारगैसम, से का मतलब क्या हुआ? सारगैसम। सारगैसम जो होता है भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सारगैसम का हम लोग भोजन के रूप में
मतलब भूरे शैवाल जो होते हैं सर्गेसम का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? भोजन के रूप में। अब फुस, यहाँ पर फुस का मतलब हुआ, क्या हुआ? फ्यूकस। फुस का मतलब यानी कि फ्यूकस। फुस का मतलब क्या हुआ? फ्यूकस। तो हम लोग फाइनली हम लोग क्लियर कर लेंगे। लाल शैवाल हो गया, भूरे शैवाल हो गया, और नहीं सॉरी हरे शैवाल हो गया, भूरे शैवाल हो गया। अब हम लोग कुछ लाल शैवाल भी कर लेते हैं। जैसे लाल शैवाल में कौन सा वर्णक होता है? क्वेश्चन नंबर 24, लाल शैवाल में कौन सा वर्णक होता है? तो आप लोग बताओगे आर फाइको इरेथ्रिन। कौन सा वर्णक होता है लाल शैवाल में? यानी रोडोफासी। लाल शैवाल में कौन सा वर्णक होता है? तो आर फाइको आर फाइको इरेथिन। आर फाइको इरेथिन नाम का वर्णक होता है। इसमें समुद्र, ये जो लाल शैवाल जो होते हैं समुद्र में ज्यादातर होते हैं। ज्यादातर कहाँ होते हैं? समुद्र में होते हैं। ज्यादातर कहाँ होते हैं? समुद्र में होता है। ये भोजन संचित के लिए फ्लोरिडियम स्टार्च का उपयोग करते हैं। इसमें भोजन संचित जो होता है, इसमें भोजन संचित जो लाल शैवाल में भोजन लाल शैवाल में भोजन संचित जो होता है फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में होता है। फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में। इसमें भोजन किस रूप में संचित होगा? फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में। अब इसका हम लोग उदाहरण के लिए एक इसकी भी ट्रिक है। इसका उदाहरण याद करने के लिए हम एग्जाम्पल याद करने के लिए इसका हम P2 और G2 अब बोलेंगे फिर से, ये गुरुजी ये P2 और G2 क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं P2 और G2 है क्या आखिर। तो एक P का मतलब हुआ पॉलीसाइफोनिया और दूसरे P का मतलब हुआ पोरफायरा। पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। उसी प्रकार बोलेंगे G2 का क्या हुआ? G2 का होता है एक का ग्रिसलेरिया, एक का क्या होगा? जेलेडियम। ग्रिसलेरिया और जेलेडियम। ग्रिसलेरिया और जेलेडियम। क्या क्या होगा? ग्रिसलेरिया और जेलेडियम। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि ब्रायोफाइटा को, अरे सॉरी उत्तर ही बता दें कि इसको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। यानी कि ब्रायोफाइट को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइट को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर हम लोग ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसके बाद है लीवर बेट में बीजाणुभिद जो होते हैं पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होते हैं? लीवर बेट में बीजाणुभिद जो होते हैं पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होते हैं? तो लीवर बेट में बीजाणुभिद जो होते हैं, तो जो लीवर बेट में बीजाणुभिद जो होते हैं तो पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? युग्मकोद्भिद पर। ठीक है।
पूर्णतः युग्म कोद्भिद पर निर्भर होते हैं। युग्म कोद्भिद पर निर्भर होते हैं। इसके बाद होते टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप काय जो होता है क्या होता है? टेरिडोफाइट का मुख्य पादप काय क्या होता है? टेरिडोफाइट का मुख्य पादप काय, टेरिडोफाइट का है टेरिडोफाइट का मुख्य पादप काय क्या होता है? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट का मुख्य पादप काय जो होता है बीजाणुद्भिद होता है। क्या होता है? बीजाणुद्भिद होता है। क्या होता है? बीजाणुद्भिद होता है। क्या होता है? बीजाणुद्भिद होता है। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप का जो होता है, टेरिडोफाइट का मुख्य पादप का जो होता है बीजाणुद्भिद होता है। अब टेरिडोफाइट का जो पादप जगत होता है, टेरिडोफाइट का पादप जगत जो होता है वो सरीसृप होता है। टेरिडोफाइट जो होते हैं किस जगत में आते? सरीसृप। टेरिडोफाइट जो होते हैं सरीसृप। पादप टेरिडोफाइट जो होते हैं इसका पादप जगत का, टेरिडोफाइट सरीसृप पादप जगत के होते हैं। टेरिडोफाइट सरीसृप टेरिडोफाइट जो होते हैं सरीसृप पादप जगत के होते हैं। टेरिडोफाइट का जो होते हैं निषेचन के लिए, टेरिडोफाइट के निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टेरिडोफाइट के निषेचन के लिए टेरिडोफाइट के निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइट के निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। किसकी? टेरिडोफाइट के निषेचन के लिए जल की, किसकी आवश्यकता होती है? तो जल की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइट के निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद है टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद को टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद को टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद को हम लोग क्या कहते हैं? तो टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद को हम लोग बोलेंगे प्रोथैलस। क्या बोलेंगे? प्रोथैलस। टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोथैलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोथैलस के बोलेंगे। इसके बाद अनावृत बीजी। अनावृत बीजी क्या होता है? अनावृत बीजी जो होता है, अनावृत बीजी क्या होता है? अनावृत बीजी क्या होता है? तो गुरुजी आप लोग बताइए अनावृत बीजी क्या होता है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लों आप लोग बताइए कि आप अनावृत बीजी क्या होता है? यानी कि जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी क्या होता है? अनावृत बीजी यानी कि जिसमें जो बीजांड हो वो ढका ना हो, बीज जो हो वो ढका ना हो, उसे हम बोलते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। अनावृत बीजी क्या होता है? अनावृत बीजी जो होता है बीजांडासन जो होता है भित्ति से ढका नहीं होता है। पहली बात बीजांडासन जो होता है बीजांडासन जो होता है भित्ति से ढका नहीं होता। बीजांडासन जो होता है भित्ति से, बीजांडासन जो होता है भित्ति से ढका नहीं होता। एवं निषेचन
न निषेचन करने के पहले ही होता है और न निषेचन करने के बाद ही होता है। न निषेचन के पहले, न निषेचन के पहले और न ही बाद में। न निषेचन के पहले, न निषेचन के पहले और न ही निषेचन के बाद। इसके बाद आते हैं आवृत बीजी कि आवृत बीजी क्या होते हैं। आवृत बीजी जो होता है इसमें अंडाशय जो होता है भित्ति से बीज का अंडाशय, आवृत बीजी, आवृत बीजी जो होता है, आवृत बीजी में अंडाशय जो होता है, अंडाशय जो होता है भित्ति से बीज या फल भित्ति से ढके होते हैं। आवृत बीजी इसमें बीजांडासन जो होता है, इसमें बीजांडासन जो होता है तो भित्ति से ढका होता है। बीजांडासन जो होता है भित्ति से ढका होता है। बीजांडासन जो होता है भित्ति से ढका होता है। जैसे कि आम का बीज, एग्जाम्पल क्या है, आम का बीज आप लोगों ने खाकर देखा ही होगा। इसके बाद है जिम्नोस्पर्म का वृक्ष जो होता है। जिम्नोस्पर्म में किसका वृक्ष सबसे लंबा होता है। जिम्नोस्पर्म में किसका वृक्ष सबसे लंबा होता है। किसका बीज, किसका वृक्ष, जिम्नोस्पर्म में किसका वृक्ष सबसे लंबा होता है। जिम्नोस्पर्म में किसका वृक्ष सबसे लंबा होता है। 1 मिनट करिए, हम आते हैं। हाँ, तो जिम्नोस्पर्म में किसका वृक्ष सबसे लंबा होता है। तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा, सिकुआ। क्या होगा उत्तर, सिकुआ। क्या उत्तर, सिकुआ। तो बच्चों क्या होगा आपका उत्तर, तो आपका है सिकुआ। साइकस जो होता है, साइकस, इसमें साइकस जो होता है, इसमें जो होता है आप लोग ये वाला क्वेश्चन बताइए। साइकस में तना शाखित होता है या अशाखित होता है। साइकस में तना जो होता है, साइकस में तना शाखित होता है या अशाखित। तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो साइकस में जो तना होता है वो होता है अशाखित होता है। क्या होता है, अशाखित होता है। क्या होता है, अशाखित होता है। उसी प्रकार पाइनस में बता दीजिए। पाइनस में तना क्या होगा, पाइनस में तना क्या होगा। तो पाइनस में तना शाखित होगा। क्या होगा, पाइनस में तना क्या होगा, शाखित होगा। इसके बाद हम लोग के जैसे कि निषेचन थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा अभी मजा नहीं आया, इसलिए हम लोग थोड़ा क्या देखेंगे, निषेचन क्या देखेंगे, निषेचन देखेंगे। क्या देखेंगे, निषेचन देखेंगे। 31 निषेचन, एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है। नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों मिले, ये दोनों आपस में मिलो तो किसका निर्माण हुआ, संलयन हुआ। इसमें संलयन हुआ।
संलयन हुआ, संलयन यानी कि निषेचन हुआ। इससे किसका निर्माण हुआ? जायगोट का निर्माण हुआ, जायगोट। इससे किसका निर्माण हुआ? जायगोट का। गुरुजी किसका निर्माण हुआ? जायगोट का निर्माण हुआ। जायगोट में क्या होता है? जायगोट के बाद होता है भ्रूण का विकसित होना। जायगोट से भ्रूण विकसित हुए, भ्रूण विकसित हुए, भ्रूण क्या हुए? विकसित हुए। भ्रूण विकसित होने के बाद क्या हुआ? नया जिम्नोस्पर्म का निर्माण हो जाता है, नया जिम्नोस्पर्म, नया नया जन्म किसका निर्माण हुआ? तो नया जिम्नोस्पर्म का निर्माण हुआ। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म की बात करें तो क्या होगा? सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, ये नीट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा होगा? तो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा होगा? तो जामिया, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म क्या होगा? जामिया। तो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म क्या होगा? जामिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म क्या होगा? जामिया। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि पृष्ठधारी पत्ती जो होती है कि निचली सतह पर, पृष्ठधारी पत्ती की निचली सतह पर सॉरी पृष्ठधारी पत्ती की निचली सतह पर जो पर संख्या कितनी? सर ये क्वेश्चन थोड़ी अटपटा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो दूसरा हम लोग लेते हैं जैसे कि कॉकरोच की उत्सर्जी पदार्थ, कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ। देखिए कॉकरोच में उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? कॉकरोच में उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? तो यूरिक एसिड। कॉकरोच में कॉकरोच में उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? कॉकरोच में उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिक एसिड। उत्सर्जी पर यूरिक एसिड क्या होगा? यूरिक एसिड होगा। क्या होगा बच्चों? यूरिक एसिड होगा। इसके बाद होगा एक बीजपत्री में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? एक बीजपत्री में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? तो एक बीजपत्री में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर ढूंढते रहिए। एक बीजपत्री में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? तो एक बीजपत्री में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा समानांतर शिरा विन्यास। एक बीजपत्री में एक बीजपत्री में समानांतर एक बीजपत्री में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन है ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा? ICBN का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल
नॉमेनक्लेचर। क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसको हम लोग साइड में करते हुए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ए बी रक्त समूह जो होता है, ए बी रक्त समूह को हम हर लोग तक पहुंचा सकते हैं। ए बी रक्त समूह जो होता है हर लोग तक, ये सर्वदाता होता है। ए बी रक्त समूह जो होता है सर्वदाता होता है। ए बी रक्त समूह जो होता है ये सर्वदाता होता है। ए बी रक्त समूह जो होता है ये सर्वदाता है। कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम, कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम, इसका उत्तर होगा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम, कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो हम लोग यहीं पर कुछ समय का ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो को यहीं से बंद करते हैं। जो भी क्वेश्चन छूट गए तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और थैंक यू सो मच, लव यू टू बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।